नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एंकर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं मनमोहन बिश्नोई और आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं एक विशेष सीरीज जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए आयोजित परीक्षा CUET के तहत साइंस स्ट्रीम का जो डोमेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसमें NTA किस तरह के सवाल बनाता है, किस तरह से सवालों को घुमाता है, उनका अपन स्टडी करेंगे। पुराने जो PYQs है उनको प्रत्येक यूनिट वाइज अपन 15 से 20 सवाल हल करेंगे और जिससे कि आपको एक आइडिया आ जाए कि NTA किस लेवल के सवाल पूछता है। तो चलिए आइए PPT के माध्यम से हम सवालों को समझते हैं। जो हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं उसमें से कुछ सवाल लेकर के आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे कि आपको भी एक हेल्प मिले और आप भी अपनी तैयारी को नई धार दे सके। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपना हथियार बनाएं, उस कंसेप्ट को समझे और समझते हुए उसको आगे बढ़ना है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक आवेश दिया जाए। देखिए एक साबुन का बुलबुला है और उसको नेगेटिव चार्ज देना है, यानी कि ये एक बुलबुला है और इस बुलबुले को जब नेगेटिव चार्ज देते हैं तो आपको पता है कि दिया गया चार्ज इसकी सतह पर पूर्ण रूप से वितरित हो जाएगा। ये तो आपको पता है। अब क्या हुआ कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, सजातीय आवेश है, तो इनके बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। सबके बीच में जब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो इस बुलबुले की जो सरफेस है, सतह है, उस पर बाहर की ओर दबाव बढ़ेगा इस प्रकार से, और जो अल्टीमेटली है इस बुलबुले की त्रिज्या है बढ़ जाएगी। तो आपका यहाँ सीधा सा ऑप्शन है कि त्रिज्या बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ब्लैंक दिया गया खाली, पूर्णांकों में स्थानांतरण होना चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्या के रूप में स्थानांतरण होना चाहिए। विद्युत आवेशों का क्वांटीकरण, जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पता है, आवेश एक संरक्षीकृत पूर्ण योज्य और क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकरण का मतलब ये होता है कि जब एक पिंड से दूसरे पिंड में आवेश का स्थानांतरण होता है तो वो पूर्ण संख्या के रूप में होता है। और जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि Q इजिकल टू क्या होता है? प्लस माइनस NE, यानी कि यहाँ पर जो आपका आवेश का स्थानांतरण है वो एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा। और जो न्यूनतम आवेश का स्थानांतरण है वो कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि पूर्णांकों का स्थानांतरण तो क्या आएगा? फोटोन आएगा, नाभिक, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। तो आपने पढ़ रखा है क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनों का जो पूर्ण संख्या के रूप में स्थानांतरण है वो एक आवेशों के क्वांटीकरण को दर्शाता है, और न्यूनतम 1 इलेक्ट्रॉन के तुल्य जो आवेश है वो ही संभव है और उसको अपन क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो अर्ग में दिए हुए। आपको पता है कि अर्ग क्या है? कार्य का एक मात्रक है। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा कि कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या पढ़ा आपने? जूल पढ़ा। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल होता है। लेकिन ये पूछ रहा है अर्ग में, ऑप्शन दे रखे अर्ग में। तो अर्ग क्या है? कार्य का छोटा मात्रक है CGS पद्धति में। तो जूल और अर्ग में आपने समझ पढ़ा होगा कि आपका जो 1 जूल है वो 10 की घात 7 अर्ग के तुल्य होता है। तो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं और 1 जूल में इतने अर्ग होते हैं। तो आप इसको बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजिकल टू 1.6 इंटू 10 की घात -19 इंटू, और ये जूल की जगह आपको क्या लिखना है? 10 की घात 7 अर्ग। जैसे ये 10 की घात 7 अर्ग लिखोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की घात। अब देखो 10 की पावर यहाँ पे -19 है और यहाँ पे प्लस की 7 है। तो घातांक का नियम आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जब आधार समान हो, इसका आधार 10 है और इसका आधार भी 10 है, तो आधार समान है तो घातें आपस में क्या होती है? जुड़ती है। तो -19 और प्लस का 7 जब जुड़ेगा तो कितना रह जाएगा? -12 और क्या हो जाएगा? अर्ग में। तो देख लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -12, यानी कि ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 आवेशों के बीच बल और उनके बीच की दूरी किस प्रकार बदलती है? यानी कि स्थिर आवेशों के बीच में जो बल है वो कूलाम बल लगता है, और वो फॉर्मूला आपको पता है कि F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। तो आपको पता है कि बल और दूरी के बीच में इस प्रकार का रिलेशन होता है। ये जो कूलम्ब बल है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, यानी कि अगर आपकी डिस्टेंस है जो बढ़ेगी तो क्या होगा, कम होगा। तो इसमें से आप लोग देख लीजिए कि दूरी बढ़ रही है तो बल का मान घट रहा है, और परवलयिक रूप से तो ये सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र ई का मान दिया हुआ है। देखिए ई का मान E = 5 I कैप प्लस 2 J कैप, और इसकी यूनिट दे रखी है न्यूटन अपॉन कूलम्ब, और आपका एरिया दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल के सापेक्ष वाई जेड तल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि जो आपका एरिया है आकृति का वो वाई जेड तल में है, तो क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो तल के लंबवत होती है। तो वाई और जेड तल है उसका लंबवत तल कौन सा होता है, एक्स तल होता है। तो आपका जो एरिया है ना ये एक्स में दे रखा है, और एक्स में अपन किससे इंडिकेट करते हैं, आई से। तो पूछा क्या है, विद्युत फ्लक्स। तो आपको पता है कि विद्युत फ्लक्स ई बराबर क्या होता है, ई सदिश डॉट ए सदिश, यानी कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। और अब आपको पता है कि आई का आई के साथ ही गुणा होगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में कोण कितना हुआ, 0 डिग्री। तो cos 0 कितना होगा, 1 होगा। इसलिए अदिश गुणनफल में समान का समान के साथ गुणा किया जाता है। तो यहाँ से आपका फाई = देख लीजिए कि 5 I कैप प्लस 2 J कैप डॉट, और ये हो जाएगा 2 I कैप। तो आई का आई के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो 5 = क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्लक्स हो जाएगा 10। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये जो आकृति है, आकार है, वो वाई जेड तल में है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा कि वाई जेड का लंबवत, वाई जेड का लंबवत क्या हुआ, एक्स हुआ। अगर वो एक्स वाई में होती तो एक्स वाई का लंबवत है वो जेड तल होता, तो फिर जेड वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता। नेक्स्ट है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कई बार सवाल पूछा गया, और कई एग्जाम, नीट जैसे एग्जाम में भी ये सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि आवेश क्यू है, उसके बारे में बात हो रही है कि क्या कंडीशन हो सकती है इस आवेश क्यू के बारे में। तो सबसे पहले V = 0, यानी कि स्थिर आवेश है, इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, स्थिर। दूसरा है V = नॉट 0 बट V क्या है, कांस्टेंट, और जब V कांस्टेंट है तो त्वरण A क्या होगा, 0 होगा। तीसरी कंडीशन क्या होगी कि आपका जो V है वो नॉट कांस्टेंट है, V नॉट 0 है। जब V 0 नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है, त्वरण A भी 0 नहीं होगा, कुछ न कुछ होगा त्वरण का मान भी। तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं, त्वरित गति या दोलन गति बोलते हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जहाँ जहाँ आवेश वहाँ वहाँ विद्युत क्षेत्र। तो देखो सबसे पहले अगर स्थिर आवेश है इसका मतलब कि आपका क्या होगा, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पर भी आवेश है तो ई तो होगा ही, और यहाँ पर भी आवेश है ई होगा, यानी कि यहाँ स्थिर आवेश है, यहाँ गतिशील है लेकिन नियत गतिशील है, और जब नियत गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। जो आप लोगों ने ओरस्टेड का प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र में देखा होगा कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों ओर सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ओरस्टेड का ये प्रयोग है, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो अगर कोई धारावाही चालक तार है तो उसमें विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि जब आवेश बहता है तो उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तीसरा कि आवेश है वो नियत वेग से गतिशील नहीं है, V का मान कांस्टेंट नहीं है, V का मान 0 नहीं है, तो A भी 0 नहीं होगा, यानी कि त्वरण उत्पन्न होगा। तो आवेश की इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, त्वरित गति या दोलन गति कहा जाता है। जब आवेश त्वरित गति करेगा या दोलन गति करेगा तो आपको पता है कि जहाँ जहाँ आवेश वहाँ वहाँ विद्युत क्षेत्र, इसका मतलब ई हो गया। अगर आवेश गति कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र बी भी होगा, लेकिन ये देखना है कि गति कैसी है। अगर नियत गतिशील है तो क्या होगा, ई के साथ केवल बी ही उत्पन्न होगा, लेकिन अगर त्वरित गति है तो इसके साथ साथ क्या होगा, EMW यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न होगी। तो यहाँ से 3 सवाल तैयार हो गए। सवाल पूछा है कि एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो देखिए कि स्थिर आवेश केवल और केवल क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। तो इसके अंदर आपका पहला ऑप्शन राइट होगा, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? तो आपको पता है कि Q इजिकल टू क्या होता है? Ne। तो N इजिकल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन E। तो Q का मान दे रखा है कितना? 1 कूलाम। तो 1 कूलाम अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कट गया और यहाँ पर क्या हो गया? 1/1.6 इंटू, और ये 10 की घात जब ऊपर जाएगी तो प्लस का क्या हो जाएगा? 19। अब आप देखो ये पॉइंट हटाओ, ऊपर लगा 0। अब क्या करेंगे कि 10/16 इसको गुणा करेंगे और एक 0 यहाँ से इसके पास ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 100/16 इंटू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 की घात 18। 19 का एक 0 इसके पास लिख दिया। अब 100/16 क्या हो जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻18। तो एक कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र का अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना होता है? 2kp/r³। और निरक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र है ये भी आप लोगों को पता होगा कितना होता है? kp/r³। तो इन दोनों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग क्या करोगे? समीकरण 1/2 जब आप लोग करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ई अक्षीय अपॉन ई निरक्ष का पूछा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2kp/r³ इंटू, उल्टा कर देंगे r³/kp। तो ये कट गया, ये कट गया, तो क्या हो गया? 2:1 आ गया। बहुत ही ईजी है, आपको फॉर्मूला पता है। और इस अब देखिए अगला सवाल है कि त्रिज्या r वाले एक खोखले आवेशित गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व नियत है और उसका केंद्र से दूरी x के साथ क्या परिवर्तन हो रहा है, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन क्या हो रहा है, उसके बारे में ग्राफ दिया है। तो आपको पता है कि ये कोई भी चालक गोला है। चालक गोले को जो भी आवेश देते हैं वो इसकी बाहरी सतह पर समान रूप से क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। चालक गोले के भीतर क्यू आवेश क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये क्या पूछा? ये चालक गोले का केंद्र O है, ये इसकी त्रिज्या कैपिटल R है और ये बाहर कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस क्या है? x। यहाँ पर जो आपका विद्युत क्षेत्र है E आउट वो क्या हो जाएगा? kq/x²। दूसरी कंडीशन है कि यहाँ सरफेस पर क्या होगा, यानी कि सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो आप अच्छी तरह जानते हैं kq/R², यानी अब जो डिस्टेंस x है वो उसकी रेडियस के इक्वल हो जाएगी। और थर्ड कंडीशन है कि ई इन, यानी कि इस गोले के भीतर, आपको पहले भी अपन ने डिस्कस किया तो बताया था कि जहाँ जहाँ आवेश वहाँ वहाँ विद्युत क्षेत्र। अगर आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो चालक गोले के भीतर क्या हुआ? आवेश 0 है, तो इसके भीतर अगर कोई भी पॉइंट हो तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 0। अब आप इसमें से इन तीनों समीकरण को देखो और इसकी तुलना करो कि कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले देखो कि ये मूल बिंदु O से, यानी कि कुछ न कुछ क्या हो रहा है, इसका विद्युत क्षेत्र का मान परिवर्तित हो रहा है, बता रहा है। ये इस कंडीशन में देखो कि यानी कि ये बढ़ रहा है और फिर घट रहा है। तो ये आपको पता है किसके लिए है? कुचालक गोले के लिए होता है। ये जो ग्राफ दे रखा है यानी कि केंद्र से लगा करके सतह तक एक समान है, नियत है, और फिर ये घट रहा है। तो वास्तव में ये E और x के मध्य ग्राफ नहीं है, ये विभव और दूरी के मध्य ग्राफ है। विभव और दूरी के मध्य, ये जो चालक आवेशित गोला है उसके लिए विभव और दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सही है। मूल बिंदु O से को जब अपन बढ़ते हैं तो ये आपकी दूरी है, त्रिज्या के बराबर आ जाती है, तब उसका मान क्या होता है? अधिकतम। और उसके बाद ये क्या हो जाता है? घटना शुरू हो जाता है। और अंदर यहाँ पे E बराबर क्या है? 0 है। तो इसका ये दूसरा जो ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट है, दो आवेशों के बीच के पराविद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाता है तो उनके बीच अधिकतम बल होगा। तो आपको पता है कि अपन ने डिस्कस किया और आप अच्छी तरीके से जानते हैं
कि कूलाम बल माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, 11th में पढ़ा है कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो द्रव्यमानों के बीच में लगता है और केवल आकर्षण प्रकार का होता है, माध्यम पे निर्भर नहीं करता है। एक बार नीट में सवाल आया था कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान F है। अगर यदि बीच के स्थान को, यानी कि ये आपकी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? F है। अब कह रहा है कि अगर इसके बीच के स्थान को पानी से भर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? उसमें ऑप्शन था कि घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पे निर्भर नहीं करता है, तो चाहे पानी भरो या कुछ भी इसमें माध्यम चेंज करो तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन आवेशों के बीच में लगने वाला जो कूलाम बल है वो माध्यम पे निर्भर करता है। कैसे? कि आपने देखा होगा कि ये दो आवेश है, ये Q1 है, ये Q2 है और बीच में इसका निर्वात या अगर हवा है तो अपन बल F बराबर क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है। अब अगर मैं ऐसा कर दूं, वही दोनों आवेश Q1 है, Q2 है और यहाँ पर बीच में कोई माध्यम भर दे ये, और जिसकी विद्युतशीलता क्या है? एप्सिलॉन m, तो यहाँ पर बल क्या हो जाएगा माध्यम में? वो हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन m R स्क्वायर। जब आप इसकी तुलना करोगे, इस एप्सिलॉन m को पराविद्युतांक के रूप में लिखोगे तो जो आपका फॉर्मूला है वो इस प्रकार से बनेगा कि माध्यम में जो बल है वो आपका Q1 Q2 अपॉन 4 पाई और एप्सिलॉन m की जगह क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट इंटू पराविद्युतांक k इंटू R स्क्वायर। तो इसकी समीकरण 1 से अगर आप तुलना करते हो तो ये जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी? निर्वात में जो बल है इसके बराबर। तो आपका जो माध्यम में कूलाम बल है Fm वो क्या हो जाएगा? F नॉट अपॉन k, यानी कि निर्वात में जो आपका बल था F नॉट अपॉन k, पराविद्युतांक का क्या जाएगा? भाग जाएगा। इसका मतलब माध्यम बदलने पर जो कूलाम बल है वो पराविद्युतांक के अनुपात में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपका बढ़ जाता है गलत, समान गलत, ये भी गलत, के गुना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि दो आवेशों की बीच की दूरी को क्या कर दिया है? 2 गुना, और उनके बीच में k बराबर 4 का पदार्थ भर दिया जाए तो नया बल क्या होगा? तो आपको पता है, देखिए ये आपका Q1, ये Q2 और यहाँ पर जो बल F है वो क्या हो जाएगा? आपका Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो आपको पता है कि F समानुपाती 1 अपॉन R स्क्वायर होता है और जो Fm है वो क्या होता है? K पराविद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती। ये कह रहा है बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो 2 का स्क्वायर। ठीक है। और दूसरा क्या है कि k बराबर 4, तो यहाँ पर k बराबर भी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 इसका समानुपाती हो जाएगा। तो अब आप देख लीजिए 2 की पावर कितनी हुई? 2, 4 हो गया और 4 फिर ये जा रहा है, तो ये दोनों आपस में जब गुणा होंगे 4 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ पर आपका जो बल है वो क्या हो जाएगा कि पूर्व बल का 1/16 गुना हो जाएगा। आपको पता है कि दूरी को बढ़ाने पर भी कूलाम बल घटता है और पराविद्युतांक अगर लगाते हो, माध्यम बदलते हो तो उसी अनुपात में कम हो जाता है। तो दूरी दुगुनी किया तो 2 का स्क्वायर 4 और पराविद्युतांक भी 4 रखा तो 4 गुना 4 यानी कि 16 गुना है वो क्या हो गया? कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि समान आवेश Q को क्रमशः 1 मीटर त्रिज्या और 2 मीटर भुजा वाले गोले और घन के अंदर रखा गया। ये क्या पूछ रहा है कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या है 1 मीटर और इसके भीतर आवेश कितना है? Q। दूसरा ये कह रहा है कि एक घन है और इस घन की जो भुजा है वो कितनी है? 2 मीटर और इसके भीतर भी आवेश क्या है? Q है। तो ये पूछ रहा है कि विद्युत फ्लक्स का अनुपात क्या होगा?
तो गाउस के प्रमेय में आपने पढ़ा है कि उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश की वैल्यू ही काउंट की जाएगी, उस पृष्ठ की आकार आकृति पर निर्भर नहीं करेगी। चाहे बंद गोला है तो भी आवेश Q है अंदर, और घन है तो भी आवेश क्या है, Q है। तो इससे भी जो फ्लक्स है आपका वो क्या होगा, Q/ε0, और इससे भी क्या होगा, Q/ε0। तो दोनों से क्या हुआ, बराबर हुआ, तो 1:1 होगा। समझ गए? तो आपको ये ध्यान रखना है कि गाउस प्रमेय में जो विद्युत फ्लक्स है वो पृष्ठ की आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता है कि उस पृष्ठ के भीतर कुल कितना आवेश है। अगर कुल आवेश बराबर है तो आपका जो विद्युत फ्लक्स है वो भी क्या होगा, बराबर होगा। और वहाँ अपन ने एक बात पढ़ी थी कि अगर किसी बंद पृष्ठ में n विद्युत द्विध्रुव है तो उससे संबंधित फ्लक्स कितना होगा। आपको पता है कि एक विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है। तो बहुत सारे अगर n विद्युत द्विध्रुव है तो भी कुल आवेश क्या हुआ, 0। यानी कि उस बंद पृष्ठ के भीतर आवेश कुछ भी नहीं है। तो जब आवेश ही नहीं तो विद्युत फ्लक्स भी नहीं होगा। तो देखिए अपन ने 15-20 सवाल किए हैं। इस प्रकार से हम प्रत्येक टॉपिक के सवाल आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो हमारे साथ आप जुड़कर घर बैठे भी इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं और आप CUET एग्ज़ाम की डिमांड को समझ सकते हैं कि आपकी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो किस प्रकार की आशा आपसे करती है कि आप किस प्रकार के सवालों को हल करें। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। हम आपको प्रत्येक यूनिट वाइज 15 से 20 सवाल हल करके हमारे YouTube चैनल पर वहाँ पर अपलोड करेंगे। तो आप उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको समय समय पर जानकारी है वो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहिए। फिजिक्स से घबराइए मत, आप उस अपनी कमजोरी को हथियार बनाइए। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं बनी कि आप उसे समझ नहीं सकते हैं, बशर्ते आपके भीतर जोश और जुनून होना चाहिए, क्योंकि दुनिया हमेशा लक्ष्य के प्रति जोश और जुनून रखने वालों ने ही बदली है। आप और हम जैसे समझदारों ने तो उस इतिहास को बैठकर पढ़ा है। तो आपका एक बार पुनः स्वागत, और मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।